दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे रोते हुए देखकर ड्राइवर ने कहा, मैडम मत रोइए। आपकी तरह न जाने कितनी ही लड़कियों की आधी ज़िंदगी अपने पतियों का इंतज़ार करने में ही निकल जाती है। उसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने आंसू पोंछते हुए बोला, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। दरअसल आज सुबह से ही मेरा मन बहुत बेचैन था। कई बार आशीष को फ़ोन कर चुकी थी, लेकिन उसने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। बस एक छोटा सा मैसेज डालकर छोड़ दिया, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। हमारी शादी को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और आशीष को दुबई से अच्छी नौकरी का ऑफर आ गया। वो मुझे बोला, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। तुम्हारे घर में आते ही मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। वहाँ पहुँचकर मैं तुम्हें भी जल्दी ही अपने पास बुला लूँगा। लेकिन आज इस बात को 3 साल हो चुके हैं। मुझे लेकर जाना तो दूर, आशीष खुद भी एक बार मुझसे मिलने नहीं आए। मेरी और आशीष की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, लेकिन शादी के बाद मुझे आशीष से इतना प्यार मिला कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम दोनों की अरेंज मैरिज है। उन्हीं यादों के सहारे अब तक दिन कट रहे थे, लेकिन अब मेरे अंदर धीरे धीरे चिड़चिड़ापन आने लगा था। हर वक्त घर में रहकर सास की सेवा करना और कभी देवर और ननद के आगे पीछे घूमना, बस यही जिंदगी रह गई थी मेरी। ये सब करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं जिसके लिए ये सब कर रही थी वो ही मेरे पास नहीं था। रात को आशीष ने वीडियो कॉल पर मुझसे बात की। मेरे चेहरे को देखकर बोला, क्या हुआ, आज इतनी बुझी कुछ सी क्यों हो? जाओ, जाकर वो नाइटी पहन कर आओ जो मैंने तुम्हारे लिए भेजी थी। मैंने चिढ़ते हुए कहा, मैं तंग आ चुकी हुई हूँ दूर दूर से तुम्हें देखकर। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा मन नहीं करता मेरे पास आने का? ये सुनकर वो सीरियस हो गया और बोला, मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन मैं क्या करूँ? कई बार कोशिश की, लेकिन छुट्टी नहीं मिल पा रही। तो छोड़ दो ऐसी नौकरी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा। मैंने रोते हुए कहा, मैं तंग आ गई हूँ अकेले रह रहकर। मुझे समझाते हुए वो बोला, मैं कोशिश करता हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें वहाँ बुला लूँगा। मैंने पूछा, मैं कुछ दिन मायके चली जाऊँ? तुम अगर चली गई तो माँ को कौन संभालेगा? तुम जानती हो दीप्ति के कॉलेज का भी ये आखिरी साल है और नीरज भी नौकरी करता है, उसकी भी शादी की बात चल रही है। जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी तो तुम पर काम का बोझ कम हो जाएगा। उसकी ये बातें सुनकर मैंने बिना कुछ बोले ही फ़ोन काट दिया। ये पहली बार नहीं था जब वो मुझे ये सब समझा रहा था। पिछले 3 साल में मैं उसकी यही सब बातें तो सुन रही थी। अक्सर अब मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे थे। क्या इसने अपने घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही मुझसे शादी की थी? जो भी हो, मैं कल कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। वैसे भी मेरा मायका और ससुराल दोनों ही अहमदाबाद में हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने मायके गए हुए कई कई महीने बीत जाते हैं। लेकिन कल सुबह होते ही मैं माँ जी से जाने की बात कर लूँगी। ये सोचकर मैं सो गई। अगली सुबह उठी तो आशीष का गुड मॉर्निंग का मैसेज आया हुआ था। शुरू शुरू में तो मुझे उसका यूँ मैसेज भेजना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आखिर कब तक मैं इस फ़ोन से अपना दिल बहलाती रहूँगी। मैंने उसका मैसेज देखकर बिना कोई जवाब दिए फ़ोन साइड पर रख दिया और रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने चली गई। मैंने नाश्ता देते हुए माँ जी से पूछा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊँ? मेरी ये बात सुनकर अचानक सब लोग नाश्ता करते हुए रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे, मानो मैंने घर की तिजोरी की चाबियां मांग ली हो। तभी निधि बोली, भाभी 2 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तभी बीच में नीरज बोल पड़ा, और इस पूरे हफ्ते तो मेरी कई मीटिंग्स हैं, मुझे ऑफिस जल्दी जाना होगा। फिर मेरा खाना कौन बनाएगा? मैं माँ जी की तरफ देख रही थी, वो अब तक चुप थी। मैं मन में सोच रही थी, आप चुप क्यों हैं? कोई बढ़िया सा बहाना आप भी सोच लीजिए। तभी वो बोल पड़ी, बहू तो जानती है मुझसे इतनी सुबह नहीं उठा जाएगा नीरज का नाश्ता बनाने के लिए। तो ये बेचारा इतने दिन क्या भूखा ही ऑफिस जाएगा? उन लोगों की बात सुनकर मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके अपनी किस्मत को कोसने लगी। कुछ ही देर में आशीष का फ़ोन आ गया और बोला, अगले महीने 5 तारीख को मैं इंडिया आ रहा हूँ। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी ये बात सुनकर अचानक से मेरा सारा गुस्सा गायब हो चुका था। मैंने घर में सबको ये बात बताई तो वो लोग भी ये सुनकर बहुत खुश हुए। आखिर मेरा वो 3 साल का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला था। मैं भाग भाग कर घर का सारा काम निपटा रही थी। काम करते करते मेरी नज़र दीवार पर लगे शीशे की तरफ गई। मेरा चेहरा कितना मुरझा गया है। कल पार्लर जाऊंगी। मुझे हमेशा से ही सजने संवरने का बहुत शौक रहा है, लेकिन आशीष के दुबई जाने के बाद धीरे धीरे ये शौक भी कम हो गया था। मैं अपनी शादी की तस्वीरें देख रही थी। मन में ख्याल आया कि जब आशीष आएंगे तो उस रात मैं फिर से दुल्हन की तरह सजकर उनके सामने जाऊंगी। अगले दिन मैं पार्लर गई। मुझे वहाँ काफ़ी वक्त लग गया। जब घर वापस आई तो सासू माँ मुझ पर नाराज़ होते हुए बोले, ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पहले उसे आ तो जाने दे। उनकी ये बात मुझे बहुत अजीब लगी।
उन्हें तो खुश होना चाहिए था क्योंकि ये सब मैं उनके बेटे के लिए ही तो कर रही थी। मुझे उनकी बात बुरी तो लगी, लेकिन मैंने हमेशा की तरह उसे नज़रअंदाज कर दिया। आशीष के आने के अब बस 2 ही दिन बचे थे। जैसे जैसे उनके आने का दिन नज़दीक आ रहा था, ये सोचकर ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। मैंने सोच लिया था, इस बार वो आएंगे तो मैं उन्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी साथ जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आखिरकार कल सुबह आशीष घर आने वाले थे। ये सोच सोचकर मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। मैंने आशीष को फ़ोन मिलाया, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। मैंने रात में कई बार फ़ोन किया, लेकिन हर बार नंबर बंद दिखा रहा था। सुबह होते ही मैं माँ जी के कमरे में गई और उनसे इस बारे में पूछा, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उन्हें इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा हो। दोपहर को 12 बजे आशीष की फ़्लाइट एयरपोर्ट पर आने वाली थी। 10 बज चुके थे, लेकिन अभी तक आशीष से मेरी कोई बात नहीं हो पाई थी। डर के मारे मेरा कलेजा सिकुड़ा जा रहा था। मैं तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। कुछ ही देर में मैं एयरपोर्ट पहुंच गई और आशीष के आने का इंतज़ार करने लगी। 12 बज चुके थे। फ्लाइट अपने सही टाइम पर आ चुकी थी। धीरे धीरे सब लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। मेरी नज़रें हर तरफ आशीष को ढूंढ रही थी। इंतज़ार करते करते 2 बज गए, लेकिन आशीष का कोई अता पता नहीं था। मैं वहीं बेंच पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। ना ही आशीष आया, ना ही उसका कोई फ़ोन। मैं उठकर एयरपोर्ट से बाहर चली गई और बाहर जाकर टैक्सी को आवाज़ लगाई। मैं अभी कुछ ही दूर पहुंची थी, इतने में ही आशीष का फ़ोन आ गया। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया। मैं कुछ पूछते ही उससे पहले ही वो बोल पड़ा, सॉरी आज आ नहीं पाया, मैं घर से निकल चुका था, लेकिन तभी बॉस का फ़ोन आ गया और मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए ऑफिस जाना पड़ा। लेकिन मेरे बॉस ने मुझसे वादा किया है, वो जल्दी ही मुझे कंपनी के खर्चे पर इंडिया भेजेंगे। और मेरा क्या? मैंने उसे बीच में रोकते हुए पूछा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी ना? मेरी ये बात सुनकर वो अचानक चुप हो गया। फिर बोला, तुम्हें बस थोड़ा इंतज़ार और करना होगा। जैसे ही मैं अभी वो बोल ही रहा था, लेकिन मैंने फ़ोन काट दिया। अब तक मैंने खुद को बहुत मजबूत बना रखा था, लेकिन उस दिन पहली बार मैं खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोते हुए देखकर ड्राइवर ने कहा, मैडम मत रोइए, आपकी तरह न जाने कितनी ही लड़कियों की आधी ज़िंदगी अपने पतियों का इंतज़ार करने में ही निकल जाती है। उसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने आंसू पोंछते हुए बोला, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। ये बोलकर मैंने गाड़ी अपने मायके की तरफ मुड़वा दी। घर पहुंची तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। मेरी ऐसी हालत देखकर उन्होंने भैया और माँ पापा को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। मुझे देखकर माँ ने पूछा, तू अकेली आई है? आशीष कहाँ है? आज तो वो भी आने वाले थे ना? माँ की ये बात सुनकर मैं रोते हुए उनके गले लग गई। मुझे चुप करवाते हुए भाभी बोली, मैंने तो पहले ही कहा था अकेले मत जाने दो दामाद जी को। आजकल विदेश जाना कौन सी बड़ी बात है, वो चाहे तो कल ही दीदी को अपने पास बुला सकते हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें वहाँ कोई और पसंद आ गई हो। भाभी की ज़ुबान शुरू से ही थोड़ी कड़वी रही है, लेकिन आज मुझे उनकी बातें बुरी नहीं लग रही थी। कुछ देर में ही मेरी सास का पूछने के लिए फ़ोन आ गया कि मैं घर कब आऊँगी, लेकिन मैंने उन्हें वापस आने से इनकार कर दिया। उन्हें तो हमेशा से ही मेरे दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। मैं ऊब चुकी थी उस घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ढोते ढोते। रात को आशीष का फ़ोन आया। वो गुस्से में बोला, तुम माँ को बिना बताए अपने मायके में जाकर बैठ गई। तुम जानते हो ना, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और नीरज और निधि, वो बोले जा रहा था, लेकिन आज मुझे उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लग रहा था। अगले दिन सुबह मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने बाहर जाकर देखा तो दीपक अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। उसका घर हमारे पड़ोस में ही है। हम लोग बचपन से ही अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन मेरी शादी होने वाली है ये सुनकर उसने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने कई बार उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इतने वक्त के बाद देखकर आंटी ने मुझे गले लगा लिया। दीपक अपनी माँ के साथ अपनी शादी का कार्ड देने हमारे घर आया था। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन दीपक का ध्यान मुझ पर ही था। वो सबसे नज़रें चुराकर मुझे ही देख रहा था। उसे ऐसे देखते हुए मैंने नोटिस कर लिया था। तभी आंटी बोली, बेटा तुम्हारे साथ जो हुआ सुनकर अच्छा नहीं लगा। आशीष को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अब ना तो कुंवारी ही रही और ना ही शादीशुदा। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो सच ही तो कह रही थी। मुझे इन सब बातों की अब आदत डालनी चाहिए। ये सोचकर मैं खामोशी से बैठी रही। दीपक की नज़रें अभी भी मुझ पर ही टिकी हुई थी। 20 दिन बाद उसकी शादी थी। आंटी ने मुझे भी शादी में ज़रूर आने के लिए कहा। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन आशीष का कोई फ़ोन नहीं आया था। ना ही मेरे ससुराल वालों में से ही किसी ने मुझे फ़ोन किया। ये सोच सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कितने मतलबी हैं ये लोग, इन्हें सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने से मतलब था।
लेकिन आशीष तो मेरे पति हैं, उन्हें तो मेरे बारे में सोचना चाहिए। एक दिन शाम के वक्त मेरी सास का फ़ोन आया। वो बोली, नीरज अपनी पसंद की लड़की से कोर्ट मैरिज कर रहा है, अगर तुम्हें आना हो तो आ जाना। ये बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। उनके मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। क्या मैं कुछ दिनों में इन लोगों के लिए इतनी गैर हो गई कि इन लोगों ने मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। आज मुझे मायके आए हुए 20 दिन हो चुके थे, लेकिन आशीष ने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। एक दिन मैं शाम के वक्त भाभी के साथ रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। वो पढ़ते ही मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया और मैं नीचे गिर पड़ी। ये देखकर भाभी भी घबरा गई और मुझे संभालते हुए पूछने लगी, क्या हुआ? अचानक किसका मैसेज आया? मुझे दिखाओ। उन्होंने मैसेज पढ़ा और चिल्लाते हुए बोली, मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग रसोई में आ गए। भाभी ने कहा, आपके प्यारे दामाद दुबई में दूसरी शादी कर रहे हैं और यहाँ फ़ोन पर तलाक का तोहफा भेजा है। मैं गुमसुम से दीवार के सहारे बैठी हुई थी। एक ही पल में आज सब कुछ खत्म हो चुका था। पापा ने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? मैं अभी इनके घर जाकर आता हूँ। भैया भी बहुत गुस्से में थे। वो दोनों वहाँ से निकलने लगे। मैंने तभी उन्हें अपनी कसम देकर रोकते हुए कहा, ये सब आज भी तो कल होना ही था। अच्छा है कम से कम इतने सालों बाद ही सही मुझे साफ साफ जवाब तो मिल गया। आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना फ़ोन उठाया और आशीष को मैसेज कर दिया, तलाक का तोहफ़ा कबूल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों के इंतज़ार का मुझे यह तोहफ़ा मिलेगा, लेकिन अब मेरा स्वाभिमान मुझे आशीष के आगे और झुकने की इजाज़त नहीं दे रहा था। कुछ दिन बाद घर के सभी लोग दीपक की हल्दी की रस्म में गए हुए थे। मैं घर पर अकेली थी। तभी घर की घंटी बजी। मैंने देखा सामने दीपक खड़ा हुआ था। उसके चेहरे और कपड़ों पर हल्दी लगी हुई थी। उसे इस तरह देखकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? हल्दी लगने के बाद दूल्हे को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए वो बोला, जिस दिन दूल्हे को हल्दी लगती है उसी दिन दुल्हन को भी तो हल्दी लगनी चाहिए। उसकी ये बात मुझे समझ में नहीं आई। वो बोला, मैंने बचपन से सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। कई बार तुम्हें इशारों में ये बात समझाने की भी कोशिश की, लेकिन तुम अनजान बनी रही। ये शादी तो सिर्फ मैं घर वालों की खुशी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरी असली खुशी तुम्हारे साथ है। लेकिन दीपक, मैंने तुम्हारे बारे में इस तरह कभी नहीं सोचा। वो मुस्कुराता हुआ बोला, देखो तुम मुझे बचपन से जानती हो, तो जान पहचान करने में तुम्हें वक्त ख़राब नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक बात है सोचने की, शादी के बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी है मेरे बारे में सोचने के लिए। मैं अचानक इन सब बातों के लिए तैयार नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, बहुत ही शरीफ और अच्छा इंसान है, घर भी अच्छा है। लेकिन अचानक ये सब। तभी दीपक ने किसी को फ़ोन किया और अगले ही पल मेरे घर वाले और दीपक के घर के सभी लोग वहाँ आ गए। मेरे पापा और भैया को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि दीपक एक सरकारी नौकरी करने वाला नेक लड़का था और मैं भी कब तक उन लोगों पर बोझ बनी रहूँगी। ये सोचकर मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। दीपक की माँ को लोगों का डर सता रहा था, लेकिन दीपक ने उन्हें भी किसी तरह शादी के लिए मना लिया। उसने मेरे हाथ से वो हल्दी लेकर मेरे चेहरे पर लगा दी और बोला, शादी मुबारक हो। अपने जीवन साथी के साथ ज़िंदगी गुजारने का मेरा इंतज़ार आज ख़त्म हो चुका था। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर से एक नई कहानी के साथ।